हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम ग्रेड 10 रियल नंबर्स चैप्टर की एक ऐसी थ्योरम है जिस पे जनरली 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। बहुत सिंपल थ्योरम है। इस वीडियो में हम इस थ्योरम के बारे में जानेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। This theorem states that every composite number can be expressed as a product of prime। सर वो तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया। मतलब समझाने के लिए मैं सबसे पहले ये बताता हूं आपको कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 1 और नंबर इटसेल्फ यही डिवाइड कर सकते हैं, कोई थर्ड नंबर उनको डिवाइड और नहीं कर सकता। यानी कि सर अगर हम यहां पर बोलें कि 3 एक प्राइम नंबर है तो इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है और ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा कोई और तीसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो 3 हमारे पास हो गया एक प्राइम नंबर, राइट। अगर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स आपको याद होगा, कंपोजिट नंबर्स वो होते थे जो इटसेल्फ 1 और उसके अलावा एटलीस्ट किसी एक और नंबर से डिवाइड होते थे। सर अगर हम इसके बात करें तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है और साथ में किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये मेरे पास हो गए कंपोजिट नंबर। ठीक, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे पास होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो मेरे पास होता है दैट इज 2। और सर अगर हम बोलें कि स्मॉलेस्ट प्राइम अगर 2 है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा होता है हमारे पास? स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो मेरे पास होता है दैट इज 4। तो सर फिर 1 का क्या? 1 ना तो प्राइम होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट होता है, ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरे पास 4 है। ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आता हूं थ्योरम के ऊपर और इस सबको यहां से हटाता हूं। ठीक, चलो भाई, इनको किया डिलीट। अब बात करते हैं थ्योरम की। थ्योरम को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 210। सपोज करो हमने एक नंबर लिया 210, 210। अब अगर आप 210 के फैक्टर्स करने लगोगे 210 के, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 पे डिवाइड हो रहा है और मेरे पास आ गया 105। सर फर्दर 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 3 9 और ये हो गया 5, तो मेरे पास 35 आ गया। फर्दर डिवाइड करूंगा तो 5 पे जाएगा, 7 और 7 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1। तो यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा ये मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है, तो कुछ मैंने गलत नहीं लिखा। सर बिल्कुल आपने ठीक लिखा, लेकिन आप तो थ्योरम के बारे में बता रहे थे, उस पर भी आ रहा हूं। तो यही तो मेरे पास थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर 210 इज अ कंपोजिट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। यानी कि इसको हम इनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर वो बात तो समझ में आ गई कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम्स का प्रोडक्ट दिखा सकते हो, लेकिन इसका यूज कहां पे होता है, ये थ्योरम कैसे बनती है, कैसे क्वेश्चंस को बनाती है, राइट। आगे बढ़ता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर मैं इसको बात करूं कि 6 की पावर अगर मेरे पास n है और n को आप कुछ भी रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर जो आपको मैंने बताया था काउंटिंग नंबर्स, राइट। यानी कि अगर मैं इसको 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, अप टू इंफिनिटी कोई भी नंबर रख लूं, तो क्या इस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी या नहीं? सर इसके लिए क्या अपने को हर बारी नंबर को रख के देखना होगा? 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, क्या ये करना होगा? नहीं। एक चीज याद रखना, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है वो नंबर 10 पे जरूर डिवाइड होता है। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 250 जो है मेरे पास 10 पे डिवाइड होता है। आप 0 से 0 कैंसिल करते हो, यानी कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है वो नंबर 10 पे डिवाइड होता है। और अपने को ये मालूम है कि 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो मेरे पास है 2 और 5।
यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 चाहिए तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के अंदर आपको 2 और 5 का होना जरूरी है। यानी कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है। तो हमें यह चेक करना है कि जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं क्या उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आ रहा तो यानी कि उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहां पर चेक करते हैं, बजाय पावर्स को पुट करने के मैं सिंपल सी बात करता हूं 6 की। 6 जिसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 3, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 3 हो गए, तो आपने 6 को लिखा 6 इज इक्वल टू 2 into 3। अब अगर 6 इसके इक्वल है तो 6 रेज टू द पावर n किसके इक्वल होगा 2 into 3 रेज टू द पावर n। सिंपल सी बात। अब अगर यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स में मेरे पास 5 नहीं आया, मेरे पास 5 नहीं आया, सिर्फ 2 आया, तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 पे टर्मिनेट करेगा ही नहीं, इसकी लास्ट डिजिट कभी 0 होगी ही नहीं। सो हम यहां सिंपल सा लिखेंगे एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 are 2 and 3, therefore it will never end with 0। क्यों? क्योंकि 0 लाने के लिए आपको 2 और 5 दोनों का होना मस्ट था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर अगर 6 की जगह कभी हमारे पास 9 आ गया या कोई और नंबर आ गया तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये चेक करना है कि क्या उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है या नहीं। अगर 2 5 आएगा नंबर 0 पे टर्मिनेट करेगा, 0 लास्ट डिजिट होगी, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब लास्ट डिजिट कभी 0 होगी ही नहीं। आगे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं इस पे। यस, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, ये मेरे पास पहला नंबर है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये मेरे पास दूसरा नंबर है। आपको बोला है कि ये दोनों नंबर बताओ कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। आपको बताना है क्यों। तो सपोज करो पहले नंबर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और नंबर मेरे पास हो गया 7 11 13 plus 13। अगर इस पूरे नंबर को देखा जाए तो बेसिकली ये नंबर हमारे पास इस प्लस ऑपरेटर के इधर उधर 2 ब्रैकेट में लेके चलता हूं। इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कुछ कॉमन हमारे पास आ रहा है? सर इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमारे पास 13 जो है कॉमन आ रहा है। अगर आप देखोगे इस केस में यहां पे और यहां पे इन दोनों में से 13 हमारे पास कॉमन आ रहा है। और अगर मैं 13 को कॉमन लेके चलता हूं तो पहली ब्रैकेट में मेरे पास क्या बन गया, ये हो गया 7 into 11, और दूसरी ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास, सर अगर 13 बाहर चला गया तो 1 बच गया, राइट। तो यानी कि मेरे पास इस पूरे नंबर को मैं क्या एक्सप्रेस कर सकता हूं 13 into 77 plus 1, यानी कि फर्दर में क्या लिख सकता हूं 13 into 78। अब ये नंबर जो भी हो, इसका प्रोडक्ट जो भी था, उस केस में मैंने देखा इस नंबर का एक प्राइम फैक्टर मेरे पास आ गया 13, इस नंबर का एक प्राइम फैक्टर मेरे पास आ गया 13, ठीक। और हमने पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर अगर किसी नंबर का उस नंबर और 1 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहां पर 13 ना तो ये नंबर है, जो भी नंबर था हमारे पास, जो भी नंबर बनने वाला मल्टीप्लाई और ऐड करके, और ना ही 13 1 के इक्वल है। तो यानी कि 13 एक ऐसा नंबर है जो कि एक थर्ड नंबर है अदर देन द नंबर इटसेल्फ और 1। तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा 13 हमारे पास तीसरा नंबर है। तो सर अगर दूसरे की बात करें तो सपोज करो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं b से, तो मेरे पास हो गया 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें भी देखें तो मेरे पास 2 एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, यानी कि अगर एक देखूंगा तो ये पूरा प्रोडक्ट हो गया और ये मेरे पास हो गया 5। प्लस के दोनों तरफ हमारे पास 2 चीजें हैं। अगर आप बोलो कि ये पूरा एक ब्रैकेट में है और ये एक ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट में से भी मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूं। सर यहां पर हम देख के बता पा रहे हैं कि 5 इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हमने 5 को कॉमन लिया। अगर यहां से 5 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया 7 6 4 3 2 और 1।
और अगर यहां से 5 को बाहर कॉमन ले लिया हमने तो क्या बच गया, प्लस का 1। बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस पे आते हैं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो गया 144, और 144 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास हो जाएगा 1008, यानी कि ये मेरे पास हो गया 5 इंटू 1008, और साथ में प्लस 1 और है, यानी कि मेरे पास आ गया 5 इंटू 1009। वापिस से सेम चीज, 5 एक प्राइम फैक्टर आपको मिल चुका है जो ना तो नंबर इटसेल्फ है और ना ही 1 है, यानी कि ये तीसरा नंबर हमारे पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर जो बी हमारे पास था, दिस नंबर इज एक्चुअली अ कंपोजिट नंबर, सिमिलरली जैसे कि ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर था। ठीक, आई होप आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा क्वेश्चन और उठाता हूं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। अब अगर यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लो हमने यहां पर रख लिया सी, दिस नंबर इज 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस में 23। आपको ये कह रहा है कि चेक करके बताओ कि ये नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है। सर इसमें से कुछ कॉमन नजर आता दिख रहा है या नहीं? अभी दिखेगा। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 5 13, 46 को अगर मैं लिखूं 2 इंटू 23, क्योंकि 23 टूजा हमारे पास क्या होता है, 46 होता है, तो 46 को लिखा 2 इंटू 23, और ये पीछे 23 हमारा एज इट इज बैठा है, राइट। वापिस से देखते हैं, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इस ब्रैकेट में से और इस ब्रैकेट में से अगर मुझे कुछ कॉमन लेना पड़े तो मैं बिल्कुल ले सकता हूं। सर इसमें 23 को आप कॉमन ले सकते हो। अगर मैं 23 को कॉमन लूं तो यहां पर मेरे पास क्या बचा, सर 3 बच गया, 5 बच गया, 13 भी बच गया, और साथ में 2 भी रह गया। उधर बेटा सर क्योंकि 23 बाहर चला गया तो खाली 1 बचा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास हो जाएगा इसके अंदर 13 3 जा 39, और हमारे पास हो गया ये 390, प्लस में आ गया मेरे पास 1, और इधर मल्टीप्लाइड बाय है 23, यानी कि ये हो गया मेरे पास 23 इंटू 391। वापिस से वही सेम चीज, आपके पास एक प्राइम फैक्टर आ चुका है। क्योंकि प्राइम फैक्टर अपने को मिल चुका है जो ना तो नंबर इटसेल्फ है और ना ही 1 है, इसका मतलब ये नंबर भी मेरे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारे पास है क्या, कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर को फर्दर ड्रिल करूंगा, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।